Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. इस वीडियो में हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ऑर्गेनिजम्स और रेस्पिरेशन इस तरह से है। नॉस्ट्रिल, नेसल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, विंड पाइप भी कहते हैं, लंग्स एंड डायफ्राम। अब ये देखिए, इस पिक्चर में देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा नॉस्ट्रिल। आपके नोज़ में 2 होल्स होते हैं, उसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल, उसको बोलते हैं नेज़ल पैसेज। एक बेसिक सा डायग्राम बनाना आना चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिफरेंट ऑर्गन्स आपको दिखाने हैं। नॉस्ट्रिल से आप नेज़ल पैसेज दिखा दीजिए, या क्या आपका फेरिंग्स यहाँ ऊपर, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं लैरिंग्स, उसको बोलते हैं। ये हो गए ट्रैकिया और ये हो गए 2 लंग्स। आपके जो चेस्ट जो है वो रिब्स से प्रोटेक्टेड है। रिब्स, ये हैं आपकी रिब्स। इस तरफ डायग्राम्स में नहीं दिखाई है, दोनों तरफ होती हैं। सबसे नीचे जो है ये है डायफ्राम। अब आगे बढ़ते हैं, अब इनके डिफरेंट फंक्शंस देखते हैं। नोज़ हैज़ 2 होल्स कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। मैंने आपको बताया नोस्ट्रिल्स वो होते हैं जो होल्स होते हैं 2। नेसल पैसेज joins द नोस्ट्रिल टू ट्रैकिया। विंड पाइप जिसको कहते हैं, अपर एंड हैज़ वो अल्टीमेटली ट्रैकिया से जॉइन होता है। ट्रैकिया का जो अपर एंड है उसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स कहते हैं या लैरिंक्स कहते हैं। लंग्स कहाँ प्रेजेंट है? चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है। चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। हमने देखा था कि चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स, राइट। रिब्स जो है उन्हें प्रोटेक्ट करके रखते हैं लंग्स को। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। आपकी चेस्ट कैविटी के सबसे नीचे यहाँ पर एक मस्कुलर शीट है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ओके, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द रिब केज। मैं अब आपको ये आगे समझाऊंगी। एक और बात, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेते हैं। आपने एयर ब्रीथ कर दी, नॉस्ट्रिल से होते हुए नेज़ल पैसेज में गई, यहाँ से फेरिंग्स, लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लंग्स में जाती हैं। लंग्स के में जाके क्या होता है, जो आपकी जो ऑक्सीजन है वो चली जाएगी ब्लड में। ब्लड जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा बॉडी के हर एक सेल में। उसके बाद क्या होगा, जब रेस्पिरेशन हो गई, एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो आपकी बॉडी की है और वो आपने यूज़ कर ली, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है और जो वाटर बनना है बॉडी के हर एक सेल में था। जहाँ जहाँ रेस्पिरेशन हो रही थी वो बॉडी के सेल्स में जाएगी ब्लड में, और ब्लड ले जाएगा लंग्स तक, और लंग्स से वापस से इसी रास्ते से वापस आ जाएगा। लंग्स से होते हुए ट्रैकिया और लैरिंग्स और नेज़ल कैविटी और फाइनली बाहर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने एयर इनहेल कर दिया जो रिच थी ऑक्सीजन में, लंग्स से, ब्लड में, सेल्स ऑफ द बॉडी में, और सेल्स से गई, रेस्पिरेशन हुई सेल में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी बनी, एनर्जी आपने यूज़ कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फिर से ब्लड में गया, फिर से लंग्स में, फिर से लंग्स से एक्सहेलेशन हो गया। एक्सहेलेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर बाहर होगा। ये है कंप्लीट प्रोसेस। इस तरह से फोल चार्ट बना के याद रखें, ये तो आपको आसानी से याद रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये तो हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे, जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, जब इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो कुछ मूवमेंट्स होती हैं हमारी बॉडी में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। वो मूवमेंट्स समझना ज़रूरी है। देखिए, जब आप इनहेल करते हैं, पहले आप इस पिक्चर को देखिए। जब आप इनहेल करते हैं, आपका जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। आपके जो रिब्स हैं आउटवर्ड आते हैं, बाहर की तरफ आते हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो चेस्ट कैविटी है बड़ी हो जाती है और आप ऑक्सीजन को, एयर को इनहेल कर पाते हैं, राइट।
उसके ऑपोजिट जब आप एक्सहेल करते हैं, आपका जो डायफ्राम है जो ऊपर की तरफ जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। पहले वो नीचे आया था, अब वह अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा, और आपकी रिब्स भी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं। उसकी वजह से आपकी जो स्पेस है चेस्ट कैविटी के बीच में स्पेस है जो कम हो जाती है, एयर जो है फोर्स्ड आउट हो जाती है। नाउ यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड, जब आप इनहेल कर रहे हैं, जब इनहेलिंग में डायफ्राम नीचे की साइड आ रहा है और रिब्स जो है वो आउटवर्ड मूव कर रही हैं, आपकी जो चेस्ट कैविटी है जो इंक्रीज हो रही है, राइट। एक्सहेलेशन के दौरान डायफ्राम जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला गया, रिब्स भी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चली गई, और जो एयर है जो है बाहर की तरफ पुश्ड आउट हो गई। आपको समझ आया क्या क्या हो रहा है? ये आपको ज़रूर याद रखना है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है। रिब्स की बात करें तो इनहेलेशन के दौरान रिब्स जो है इनहेलेशन के दौरान आउटवर्ड मूव करती हैं, एक्सहेलेशन के दौरान ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ देख लीजिए, आपको लिखना क्या है। इनहेलेशन रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड्स। यहाँ पे समझ लीजिए डायफ्राम कहाँ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। इससे क्या होता है, इंक्रीजेस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी एंड मेक्स इट लार्जर। आपकी जो चेस्ट की जो ओरिजिनल स्पेस है वो इंक्रीज हो गई, उससे आप ज़्यादा हवा सक कर सकते। एज द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, एयर इज सक्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड द लंग्स एंड द लंग्स गेट फिल्ड विथ द एयर। जैसे ही चेस्ट कैविटी इंक्रीज हुई, आपके लंग्स क्या करेंगे, बाहर से एयर को अंदर की तरफ सक कर लेंगे। ये होता है इनहेलेशन के दौरान। अब एक्सहेलेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन में क्या होता है, जो रिब्स जो है दे मूव डाउन एंड इनवर्ड्स। ये जो रिब्स है इन ओरिजिनल पोजीशन में आ रहे हैं। डायफ्राम कहाँ जा रहा है, अप। डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, उसके ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड मेक्स इट स्मॉलर। जैसे ही चेस्ट कैविटी छोटी होती जाती है, एयर इज पुश्ड आउट, आपकी एयर को बाहर की तरफ फेंक देते हैं और आप एक्सहेल करते हैं। यही है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। एक बार फिर से देख लीजिए। ओके, अभी मैंने आपको बताया ड्यूरिंग इनहेलेशन आपके जो लंग्स एक्सपेंड करते हैं, उसके बाद में एक्सहेलेशन के टाइम पे ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। इसे समझने के लिए ऐसे मेजरिंग टेप लेके मेजर कर सकते हैं। एक बार इनहेल करिए और दूसरी बार एक्सहेल करिए, यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के में क्या होता है। इनहेल करते हैं तो बाहर की तरफ आती है, एक्सहेल करते हैं तो वापस चेस्ट अपनी तरफ जाती है। ये करके देखिएगा। अब इसी चीज़ को समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करके देखी जा सकती है। एक बड़ी प्लास्टिक बॉटल लेंगे, बॉटम को पहले निकाल दीजिए और इस तरह से वाई शेप ट्यूब लीजिए। इस बॉटल को लिड में से एक होल बनाएंगे, इस ट्यूब को पास करेंगे, ऐसा सेटअप बनाएंगे जैसे ये बना हुआ है। और इसके ट्यूब के एंड पे बलून बांध देंगे, डिफ्लेटेड होने चाहिए, जिसमें हवा भरी हुई नहीं होनी चाहिए। अभी ट्यूब फिक्स कर दी और फिर उसको सील कर दिया, एयर टाइट बना दिया। आपका जो बेस है, बेस को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए बॉटम को। वहाँ पे आपने रबर या प्लास्टिक की शीट जो है, ये रबर बैंड से उसे बांध दीजिए यहाँ पे। अब देखिए, जब आप रबर की शीट को नीचे की तरफ खींचेंगे, जैसे हमारा डायफ्राम नीचे की साइड आता है, तो क्या होता है, जितनी ओरिजिनल स्पेस थी वाटर में इंक्रीज हो गई। पहले यहाँ तक स्पेस थी, अब स्पेस यहाँ तक आ गई। अगर आपको विंड, साइक्लोन और स्टॉर्म्स वाला चैप्टर में ऐसे बताया गया है कि ये जगह है उसमें एयर पार्टिकल्स होते हैं, ये जगह बढ़ गई, अब जगह बढ़ गई, इतनी हो गई, तो क्या होगा।
एयर के यही पार्टिकल्स यहीं पर जो है प्रेशर जो है एयर का कम हो गया। पहले इतने पार्टिकल्स थे तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते थे, अब इतने ही पार्टिकल्स हैं पर जगह बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे एयर प्रेशर जो है रिड्यूस हो गया। हमेशा एयर कहाँ से चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यानी जब हमने इस बॉटल की स्पेस को इंक्रीज़ कर दिया, यहाँ का जो प्रेशर जो है रिड्यूस हो गया। इसके कंपैरिजन में तो हाई हो गया ना, ये एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है और आप इनहेल करेंगे, आपके जो लंग्स जो हैं एक्सपेंड हो जाएंगे। आपको समझ में आया बेसिकली हुआ क्या? द एयर फ्रॉम आउटसाइड एट हाई प्रेशर रशेस इन थ्रू ट्यूब एंड बलून्स गेट्स इन्फ्लेटेड। ये होता है आपके लंग्स में भी। इसके कंपैरिजन में हाई प्रेशर था, वो ट्यूब के थ्रू अंदर गया, आपके बलून्स को इन्फ्लेट कर दिया। इसी तरह से अगर रबर शीट को अंदर की तरफ करेंगे, अब आपने क्या किया, आपने इसकी स्पेस को घटा दिया, जितनी एयर थी उसकी स्पेस कम हो गई। यहाँ पे हाई प्रेशर एक क्रिएट हो गया कंपैरेटिव बाहर की हवा, ठीक है। अब बाहर की हवा लो प्रेशर, ये हवा बाहर निकलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, आपके जो बलून्स जो हैं डिफ्लेट हो जाएंगे। तो पहले ये जो फूल गए थे अब उनकी हवा निकल जाएगी। यही होते हैं आपके लंग्स में। आप रियली होप अब आपको समझ आ गया होगा। ओके, ये है पूरा कंसेप्ट मैकेनिज्म। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनहेलेशन एक्सहेलेशन में क्या होता है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। व्हाट डू वी ब्रीथ आउट? आज तक तो हम यही बात करके आए हैं कि ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, राइट। लेकिन आपने कभी सोचा कि एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं? हमारे एयर में नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है और बहुत सारी गैसेस हैं। पर आपके नोज़ को कैसे पता चलता है कि हाँ मुझे तो सिर्फ ऑक्सीजन ही चाहिए, बाकी गैसेस नहीं लूँगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब हम इनहेल करते हैं तो मिक्सचर ऑफ गैसेस इनहेल करते हैं, ये सारी गैसेस हम इनहेल कर जाते हैं। हमारा नोज़ ये फ़िल्टर नहीं कर पाता है और ये नहीं जानता है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही इनहेल करना है, सिर्फ इसकी ज़रूरत है। हमने सारी चीज़ों को इनहेल करते हैं, लेकिन जब आप एक्सहेल करते हैं तो कंपोजिशन ऑफ एयर रिमेन ऑलमोस्ट सेम एज द एयर वी इनहेल। जो एयर हमने इनहेल की है वही गैसेस आप एक्सहेल कर दे से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की परसेंटेज में चेंज हो जाता है। अब वो चेंज हम देख लेते हैं। ओके, हमको पता है कि हमारे एयर में अप्रॉक्सीमेटली 21% ऑक्सीजन है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप इनहेल करते हो, सांस अंदर लेते हो, तो इतनी परसेंटेज ऑक्सीजन लेते हो, इतनी परसेंटेज ऑक्सीजन इनहेल करते हो और बाकी सारे गैसेस भी करते हो। लेकिन मैंने आपको कहा कि उन्हीं गैसेस को इनहेल करते हो, उन्हीं गैसेस को एक्सहेल करते हो। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज वो चेंज हो जाती है, वही हमको समझना है। वाटर वेपर भी इनहेल कर लिया, जब आपने एक्सहेल किया, खुद सोचिए, आपने ऑक्सीजन इनहेल किया, अब क्या होगा? ऑक्सीजन जो है यूज़ हो जाएगा रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। जब आप एक्सहेल करते हो तो एयर को एक्सहेल करोगे तो ऑक्सीजन रिड्यूस होगी और कुछ ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में यूज़ होगा, इसलिए रिड्यूस हो जाएगी। एक्सहेलेशन के टाइम पे आपकी ऑक्सीजन 16.4% रह जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज 4.4% हो गए। आपने तो 0.04% ही ली थी, ये कहाँ से आई? ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस में बनी। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, राइट। वाटर भी बनता है, इसीलिए एक्सहेल में वाटर वेपर भी जाता है एज़ कम्पेयर टू इनहेल एयर में। कॉन्सेप्ट समझ में आया? द डिफरेंस बिटवीन द एयर एंड एक्सहेल्ड एयर इज दैट द इनहेल्ड एयर कंटेन्स मोर ऑक्सीजन। इसीलिए हम कहते हैं कि इनहेलेशन में लेते हैं एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन, एक्सहेल करते हैं रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड।
ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है कि आप सिर्फ ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनहेल में ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, एक्सेल में ऑक्सीजन कम होती है, और एक्सेल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। वाटर वेपर भी एक्सेल्ड एयर में वाटर वेपर ज़्यादा होता है देन योर इनहेल एयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल की है, आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें लाइम वाटर लीजिए, उसमें आपको टेस्ट ट्यूब में इस टेस्ट ट्यूब के थ्रू सांस को छोड़िए। लाइम वाटर जो है वो क्या होगा, उसमें मिल्की हो जाएगा। टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्की, इट इज़ स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर लाइम वाटर मिल्की होता है, ये प्रूव करता है कि जब एक्सेल कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंट है, क्योंकि आपके एक्सेल एयर में वाटर वेपर भी है जो आपके रेस्पिरेशन के दौरान बना। जब कभी भी आप शीशे के पास जाते हो और एयर को एक्सेल करते हो, क्या होता है, तो वहाँ पे एक पैच बन जाता है मॉइस्चर का। आपने बहुत बार किया होगा, आपकी सांस को किसी मिरर पे ग्लास के ऊपर जाके छोड़ दें, आप देखें कि वहाँ पे मॉइस्चर की ड्रॉपलेट्स, वो क्या है, आपकी एक्सेल एयर में वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं, जो मिरर पे आके कंडेंस्ड हो गए।